नमस्कार बच्चों। संस्कृत सीखो के YouTube चैनल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली वीडियो में हमने वर्ष 2026 का सैंपल पेपर हल कर लिया था और उसे हमने विस्तार से हल किया था। यह भी जाना था कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आता है और उसमें क्या हमने स्ट्रेटजी रणनीति बनानी चाहिए, रखनी चाहिए। आज हम हल करते हैं वर्ष 2025 में जो फाइनल पेपर आया था, वार्षिक परीक्षा में जो पेपर आया था उसको। और प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने पिछला पेपर बड़ा विस्तार से सरल कर लिया है, क्या क्या उसमें सावधानियां रखनी चाहिए वो हमने जान लिया है, तो अब हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे। केवल जो आंसर हैं उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे, विस्तार में हम नहीं जाएंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो इसलिए जिस किसी ने भी वर्ष 2026 का जो सैंपल पेपर वाली वीडियो नहीं देखी है, आप उसे देख सकते हैं और विस्तार से समझ सकते हैं कौन सा प्रश्न कितने नंबर का और किस प्रकार से पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं वर्ष 2025 का वार्षिक परीक्षा का पत्र। आप अपनी स्क्रीन पे देखें, 10वीं कक्षा का कक्षा 10 सेकेंडरी और एनुअल एग्जाम जो 2025 में हुआ था वह ये पेपर है और ये सेट ए है। सेट ए बी सी डी 4 सेट आपसे पूछे जाते हैं। तो उसमें हमने देखा पिछले वर्ष कि केवल प्रश्नों को ही अदला बदली वो कर रहे हैं, प्रश्न सभी सेम रहेंगे, बस उनकी नंबरिंग रिसफलिंग वो कर रहे हैं। इसलिए हम केवल सेट ए करेंगे, बी सी डी में प्रश्न वही हैं। तो आइए देखें इसका पहला प्रश्न है अपठित अवबोधनम अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम संस्कृतेन लिखत। ये आपको गद्यांश दिया है, अपठित गद्यांश। पहले इसका हिंदी अर्थ हम देखते हैं। द्वापर युग में हस्तिनापुर में शांतनु नाम राजा अभवत। शांतनु नाम का राजा हुआ। तस्य पुत्रस्य नाम, उसके पुत्र का नाम देवव्रतः आसीत, देवव्रत था। सह पराक्रमी आसीत, वह पराक्रमी था। तस्य मातु नाम गंगा आसीत, उसकी माता का नाम गंगा था। अतः जना तम गांगेय इत्यपि कथयन्ति स्म, इसलिए जनाः लोग उसे गांगेय यह भी कहते थे, अर्थात गंगा से उत्पन्न हुआ। सह बाल ब्रह्मचारी, वह बाल ब्रह्मचारी। पितृभक्तश्च, और पिता का भक्त, अर्थात जो पिता ने कहा वही बात मान लेना। आसीत था। देवव्रतस्य कठोर प्रतिज्ञावशात, देवव्रत की कठोर प्रतिज्ञा के कारण पितामह भीष्म इति तस्य नाम अभवत, यह उसका नाम हुआ कि आगे चलकर उन्हें देवव्रत की बजाय पितामह भीष्म के नाम से सभी जानने लगे। अब प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरतः। अब देखो, सैंपल पेपर में आपसे 3 प्रश्न दिए गए और कहा गया कि 2 करें, लेकिन यहां आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो हो सकता है आपसे ऑप्शन नहीं भी दिए जाएं और ऑप्शन दिए भी जाएं। तो पहला प्रश्न है, शांतनु पुत्रस्य नाम किम नाम आसीत। तो शांतनु के पुत्र का क्या नाम था? तो शांतनु के पुत्र का जब नाम लिखेंगे तो पितामह भीष्म आपको नहीं लिखना है, पुत्र का नाम था देवव्रतः। तो यहां आप उत्तर लिखेंगे देवव्रतः। हस्तिनापुरे कह राजा अभवत, हस्तिनापुर में कौन राजा हुआ? तो इसके लिए आप लिखेंगे, यहां देखो, हस्तिनापुरे शांतनु नाम राजा अभवत। तो आप क्या लिखेंगे उत्तर में? एक पद में केवल शांतनु विसर्ग लगाएंगे। अगला प्रश्न, पूर्ण वाक्य न उत्तर। पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है, देवव्रतस्य मातुः नाम की मासीत, देवव्रत की माता का क्या नाम था? तो आप देखें, इसमें यहां लिखा है तस्य मातुः नाम गंगा आसीत, लेकिन प्यारे बच्चों कहा क्या है? पूर्ण वाक्य न उत्तरतः, इसलिए पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है, एक पद में नहीं। और तस्य मातुः नाम ऐसे नहीं लिखना, ऐसे के ऐसे लाइन नहीं उठानी। मैंने बताया था जो प्रश्न में पूछा गया है उसी की तरीके से उत्तर आपको देना है। तो देवव्रतस्य मातुः नाम और किम जो है इसके स्थान पर आप लिख देंगे गंगा, और आसीत ऐसे ही रखेंगे, प्रश्नवाचक के स्थान पर पूर्ण विराम हो जाएगा। राजा शांतनु कस्य पिता आसीत, राजा शांतनु किसका पिता था? तो आपको पता है, अभी तो उसके पुत्र का नाम पूछा गया था। तो
देवव्रतस्य राजा शांतनु देवव्रतस्य पिता आसीत। इस प्रकार से आप लिखेंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? राजा शांतनु देवव्रतस्य पिता आसीत और पूर्ण विराम। अभवत पदे कह लकार। अब यहां भी देखो यथा निर्दिष्टम उत्तरतः ऐसा कहा है और अभ्यास प्रश्न पत्र में आपको ये एमसीक्यू दिए गए थे, 4 दिए गए थे, 3 करने थे, लेकिन यहां आपको कोई भी एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, ऐसा प्रश्न नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पेपर में आपसे इस प्रकार से पूछ लिया जाए। तो अभवत पदे कह लकार है, अभवत में आपसे लकार पूछा है तो लकार है यहां लंग लकार। नृप शब्द से पर्याय पदम लिखता है गद्यांशतः। नृप शब्द का पर्याय पद तो लिखना है, लेकिन जो गद्यांश में प्रयोग हुआ है वही लिखना है। तो गद्यांश में प्रयोग हुआ है राजा। पितामह पद से हिंदी अर्थम लिखता है। पितामह पद का हिंदी अर्थ आप लिखें तो पितामह का अर्थ होता है दादा। गद्यांश से उचितम शीर्षकम लिखता है। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखें। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शीर्षक जब लिखते हैं तो कोशिश करें आप एक पद में ही आप लिखें, लेकिन अगर 2 पद में आपको लिखना हो तो आपको पहले पद में षष्ठी विभक्ति और दूसरे पद में प्रथमा विभक्ति लगानी चाहिए। तो यहां हम देखें तो सारा का सारा जो एक गद्यांश है वो पितामह भीष्म के नाम से लिखा गया है, अर्थात पितामह भीष्म के बारे में सारा बताया गया है। तो यह इसका हो जाएगा शीर्षक। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि पहले पद में षष्ठी और दूसरे पद में प्रथमा, लेकिन यहां तो आपने पितामह में भी प्रथमा लगा दी और भीष्म में भी प्रथमा लगा दी। तो ये बच्चों आपको समझना है कि जब विशेषण और विशेष्य अगर किसी भी चीज का हो, आप संस्कृत में विशेषण और विशेष्य की संस्कृत बना रहे हो तो हमेशा विशेषण और विशेष्य में सेम विभक्ति रहती है। जो विशेषण में वही विशेष्य में, जो विशेष्य में वही विशेषण में। विशेषण और विशेष्य एक जैसे ही रहेंगे, एक ही विभक्ति उसमें रहेगी। अगला प्रश्न, रचनात्मकम कार्यम। एक प्रार्थना पत्र है, मंजूषा से रिक्त स्थान आपको भरने हैं। पूज्य पितृ चरणयोः। अब हम ऑप्शन नहीं देख रहे हैं तब भी हमें समझ में आ रहा है कि पिता के चरणों में क्या कहा गया होगा? प्रणाम। तो आप ऑप्शन में देखो पितृचरणयो प्रणामः, ये नीचे आपको दिख रहा है, तो ये हो जाएगा पहले में। दूसरा है अत्र कुशलम। यह लाइन बार बार बच्चों ध्यान रखो, बोर्ड में बार बार पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अत्र कुशलम तत्रास्तु, ये जो पहली लाइन है इसमें कई बार कुशलम में दे देते हैं। कुशलम में हो सकता है आपको खाली स्थान मिल जाए, या आपको अब तत्रासु में तो दिया ही गया है, तो इस प्रकार से ऐसा हो जाता है। तो यहां दूसरे में क्या हो जाएगा? ये नीचे करना पड़ेगा थोड़ा सा। पहले में था प्रणामः, दूसरे में हो जाएगा तत्रास्तु। ठीक है, आगे देखो। अद्यैव मम नवम कक्षायाः परिणामः आगतः। आज ही मेरी 9वीं कक्षा का परिणाम आया है। अहम कक्षायाम प्रथमम स्थानम। आगे खाली स्थान है तीसरे नंबर का। तो मैंने कक्षा में प्रथम स्थान क्या होगा? पुस्तकानी नहीं, लब्धवान, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आगे शीघ्रम एव मम 10वीं कक्षायाः अध्ययनम प्रारप्स्यते। शीघ्र ही मेरा 10वीं कक्षा का अध्ययन शुरू होगा। अहम खाली स्थान क्रेतुम इच्छामि। अब अगली कक्षा में बच्चा जा रहा है तो क्या खरीदेगा? क्रेतुम इच्छामि, खरीदना चाहता हूं क्या? सबसे पहले तो पुस्तक या फिर ड्रेस होती है, कि ड्रेस तो कई बार पिछली कक्षा की भी ऐसे ही होती है, अगर छोटी ना हुई हो तो, लेकिन पुस्तक तो अगली कक्षा में खरीदनी ही होती है। तो आप देखो ऑप्शन में भी आपको मिल रहा है पुस्तकानी, और ये कौन से नंबर का है? 4 नंबर। एतदर्थम भगवान मह्यम ₹सहस्र प्रेषयत। इसके लिए मुझे आप 1000 रुपये भेज दें। मातृचरणेषु प्रणामा। माता के चरणों में प्रणाम। भवतः पुत्र महेश। आपका पुत्र महेश। कई बार प्रश्न इस प्रकार से भी बनता है कि शुरू में आपसे कह दिया जाता है कि भवतः नाम महेश है, आपका नाम महेश है, और यहां फिर खाली स्थान दे देते हैं। तो जो आपका नाम है वो नीचे आएगा, जिसको आप भेज रहे हैं पत्र वो ऊपर आता है। अगला, अब आपको एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को ध्यान से आप देखें और उससे आधारित प्रश्न दिए गए हैं। मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, खाली स्थान आपको भरने हैं। तो देखो
चित्रे अस्मिन् एकः विशालः अस्ति। चित्र में एक विशाल क्या है? चित्र में आपको सबसे विशाल अर्थात बड़ा क्या दिखाई दे रहा है? तो चित्र में आपको सबसे बड़ा वृक्ष दिखाई दे रहा है, तो वृक्ष इसका उत्तर हो जाएगा। देखो वृक्षः पहले में आ जाएगा, वृक्षः। वृक्षोपरि खगाः, एक है एकः, एक है नृत्यति, एक है सन्ति। तो खगाः पक्षी नाच नहीं रहे हैं, एक नहीं होगा। खगाः सन्ति दूसरे में हो जाएगा सन्ति। अधः मयूरः नृत्यति तीसरे में हो जाएगा नृत्यति। जले खालिस्तान बालकः स्नानं करोति, एकः बालकः स्नानं करोति, नंबर 4 में आ जाएगा एकः। अगला प्रश्न पठितावबोधनम से अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, तो ये बुद्धिर बलवती सदा नामक पाठ से लिया गया है। ये तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न आप कर लेंगे, ये पाठों के अभ्यास से हैं। सूक्तियों को भी आप कर लेंगे। अब हम करते हैं अन्वय। मैंने बताया था कि आप अन्वय करेंगे इस प्रश्न के लिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नंबर कटने की संभावना नहीं रहेगी। श्लोक दिया है सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। तो फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः। दैवात् दूसरे में, दैवात् यदि फलम नास्ति तीसरे में फलम, और छाया केन निवार्यते नंबर 4 में हो जाएगा छाया। अगला देखें, प्रदत्तम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत पूर्ण वाक्येन लिखत। प्रदत्त गद्यांश को पढ़ के संस्कृत में पूर्ण वाक्य में आपको उसके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है सिंहस्य पुच्छम कह धुनोति, तो इसका क्या उत्तर होगा? एकः वानर आगत्य सिंहस्य पुच्छम धुनोति, यहीं से आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन आगत्य आपसे प्रश्न में नहीं पूछा है, तदाइव आपसे प्रश्न में नहीं पूछा है, तो यह अवांछनीय चीजें हैं, इनको आपको उत्तर में नहीं लिखना है। उत्तर सीधा सीधा जैसे पूछा गया है उसी प्रकार से लिखना है। सिंहस्य पुच्छम एकः वानरः धुनोति और फिर पूर्ण विराम। वानरः कुत्र आरूढ़, तो आप देखें वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़ ऐसा लिखा हुआ है। तो आप प्रश्न में आपसे जैसा पूछा है वैसे ही आप उत्तर बनाएंगे। वानरः वृक्षम आरूढ़ या वृक्षमारूढ़ आप वर्ण सम्मेलन कर देंगे और पूर्ण विराम। तदैव पदे संधि छेदम कुरुत, अब ये सीधा सीधा आपसे व्याकरण से प्रश्न पूछा, ग्रामर से पूछा, संधि से पूछा है, संधि विच्छेद करना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तदा धन एव और बन जाएगा तदैव। और यहां संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है श्लोक से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत् नैसा बक्षसहस्रेण परितस्तीरवासिना केन सरसः शोभा भवेत्, तो इसका उत्तर हो जाएगा एकेन राजहंसेन, केवल ये वाला भाग उठा के केन के स्थान पर रख देना है और क्या हो जाएगा एकेन राजहंसेन सरसः शोभा भवेत् और फिर पूर्ण विराम, ऐसे आपका उत्तर बन जाएगा। राजहंसेन पदे का विभक्ति, राजहंसेन में आपसे विभक्ति पूछी है तो श्लोक से इसका कोई लेना देना नहीं है, का सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। जैसे बालक शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? बालकेन, उसी प्रकार से राजहंस शब्द से तृतीय एक वचन में बन गया राजहंसेन, तो विभक्ति कौन सी हो गई? तृतीया। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत कोष्ठक पद सहायतया, रेखांकित पद ये जो आपको दिए गए हैं इनके अनुसार आपको कोष्ठकों की सहायता से प्रश्न निर्माण करना है। तो पुत्रम इसमें होगा कम, चौरस्य, कस्य, न्यायाधीशः, कः, ये हो जाएंगे। प्रश्न पत्र में लिखित श्लोक से अलग आपको एक श्लोक लिखना है, 4 नंबर का ये रहेगा। मैंने बताया था किसी भी एक पाठ से 3 श्लोक याद कर लेना, अगर 2 उसमें से पेपर में आ भी जाते हैं तो एक आपके पास लिखने के लिए बच जाएगा। स्वर संधि अथवा व्यंजन संधि की परिभाषा, द्वंद्व अथवा द्विगु समास की, कर्ता अथवा कर्ण कारक की, तो इनकी वीडियो आप चैनल से देख सकते हैं और आराम से आसानी से बड़े अच्छे से इनको कर सकते हैं।
अगला प्रश्न, यथा निर्दिष्ट शब्द रूपाणी लिखत चतुर्नाम। अब आपसे कहा गया है कि 4 आप लिखें, आपको दिए गए हैं 5, 4 के आप उत्तर देने हैं। आप पांचों के भी उत्तर दे सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। लता शब्द से प्रथमा बहुवचने, तो लता शब्द के रूप कैसे चलते हैं प्रथमा में? लता, लते, लताह, विसर्ग आ जाएंगे, लताह ऐसे बनेंगे। इसको मैं स्क्रीन पर लिख दूंगा, ऐसे विसर्ग लगते नहीं हैं, विसर्ग आएंगे। राम शब्द से द्वितीया द्विवचने, रामः रामौ रामाः, रामम रामौ, तो क्या बनेगा? रामौ। अगला, किम शब्द से तृतीया एक वचने, और किसमें पूछा? पुल्लिंग में। तो पुल्लिंग में किम शब्द से तृतीया एक वचन में क्या बनता है? केन। क्या बनता है? केन। कवि शब्द से चतुर्थी एक वचने, कवि शब्द से चतुर्थी एक वचन में क्या बनेगा? कवये। अगला है अस्मद शब्द से प्रथमा बहुवचने, तो अस्मद शब्द से प्रथमा बहुवचन में क्या बनता है? अहम, आवाम, वयम, बहुवचन में है तो बनेगा वयम। अगला प्रश्न है, यथा निर्दिष्ट धातु रूपाणी लिखत, जैसा आपसे कहा गया है वैसा आपको धातु रूप लिखने हैं और चतुर्नाम 4 ही आपको लिखने हैं। पा धातो हो, देव धातु नहीं है, इसका बदला हुआ रूप है। तो पा धातो हो लट लकार से प्रथम पुरुष एक वचन में, तो कैसे रूप बनते हैं लट लकार में? पिबती। क्या बनेगा? पिबती। आगे दृश्य धातु है जिसका बदला हुआ रूप पश्य बनता है। लिट लकार से मध्यम पुरुष द्विवचन, तो लिट लकार है, तो दृश्य धातु से जब लिट लकार बनाते हैं तो शुरुआत होती है द्रक्ष्यति, इससे, ठीक है। लेकिन पूछा है मध्यम पुरुष और द्विवचने, तो हो जाएगा द्रक्ष। आपको पता है कि द्विवचन में विसर्ग आते हैं, तो विसर्ग आपको लगाने हैं। इससे आगे देखें, गम धातो हो लंग लकारस्य उत्तम पुरुष बहुवचने, गम धातु है, गच्छ इसका रूप चलता है। लंग लकार में, लंग लकार में अगच्छ, लंग लकार आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि धातु से पहले ए लगेगा, तो अगच्छ तो बनेगा ही बनेगा। अब उत्तम पुरुष बहुवचने, तो उत्तम पुरुष में क्या होता है? अम, आव, आम, तो अगच्छाम ऐसे बन जाएगा, अगच्छाम। अगला है क्री धातो हो लट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने, तो क्री धातु से लट लकार में रूप कैसे बनते हैं? करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, बहुवचन पूछा है तो हो जाएगा कुर्वन्ति, इस प्रकार से। और आगे अस धातो हो लंग लकार से प्रथम पुरुष एक वचने, लंग लकार से प्रथम पुरुष में बनता है एक वचन में आसीत, कैसे रूप चलते हैं? आसीत, आस्ताम, आसन, इस प्रकार से रूप चलते हैं। अगला प्रश्न है सूरदास खालिस्तान अंध, ये आपसे उपपद विभक्ति का प्रश्न पूछा गया है। अब अंध पूछा गया है, अंधा, अंधा दोनों आंखों से होता है, नेत्रेण काण होता है, एक आंख से अगर कहें तो वो काण होता है, आंख से दिव्यांग होता है। और अंधे की बात आएगी तो नेत्राभ्याम आएगा, क्योंकि दोनों आंखों से ही अगर जिसको नहीं दिखता हो वो अंधा होता है। गुरु कुप्यति, कुप धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति, तो शिष्याय हो जाएगा। सीता सह वनम गच्छति, सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति आती है, तो रामेण ऐसा बनेगा। और धनम विना न सुखम, तो यहां आ जाएगा विना। अव्यपदानाम सहायतया त्रयाणाम रिक्त स्थानानि पूरयत, अव्यपद की सहायता से 3 के रिक्त स्थान भरने हैं। प्रकृति ही शरणम हो जाएगा एव, नहीं एव। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, भ्रमति सदा वक्रम, तत्र राजसिंह वसति स्म। अगला प्रश्न, उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत, तो पर्यावरण में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग है परि। दुर्वहम में उपसर्ग है दुर, और संधावती में उपसर्ग है सम। अब पिछले वर्ष
आपसे 16 प्रश्न एक एक नंबर के पूछे गए थे। इस वर्ष आपसे 17 प्रश्न एक एक नंबर से पूछे जाएंगे। तो देखो, प्रकृति ही धन एव, प्रकृति रेव कहां है, ये रहा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा, बहिरंतः, अत्र संधि विच्छेद, संधि विच्छेद आपसे पूछा है तो बहि धन अंतः कहां है, विसर्ग जिसमें है ये, बहि धन अंतः। मलेन सहितम, इसका हो जाएगा श्यामलम। पीतांबरम, पीतम अंबरम, पीतांबरम। निरर्थकम का विलोम पद आपसे पूछा है तो इसका हो जाएगा सार्थकम। अगला, कृतज्ञता पदस्य किम विलोम पदम, कृतज्ञता का विलोम पद हो जाएगा कृतज्ञता, कृतज्ञता का उल्टा होता है कृतज्ञता। शरीरम पदस्य पर्याय पदम किम, शरीर का पर्याय पद पूछा है तो होगा तनोह। यहां भी देखो एक तनु दिया है लेकिन बड़ा ऊ है, तनु में छोटा ऊ आता है, अर्थात हर्ष ऊ। सूर्य पदस्य पर्याय पदम, सूर्य का पर्याय पद होगा सविता। घृत्वा अत्र प्रत्यय, घृत्वा में त्वा प्रत्यय नहीं है, तत्वा प्रत्यय। बुद्धि, मतुप और गीप, इस संयोग से क्या बनेगा, बनेगा बुद्धिमती, ये वाला क्या बनेगा, बुद्धिमती। 20 गणना स्थाने संख्यावाची पदम, तो इसके लिए हो जाएगा विंशति ही। तो आप देखो थोड़ा थोड़ा सा अंतर किया है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है, सही शुद्ध को पहचानना है और वो लिखना है। 50 स्थाने संख्या, तो 50 के लिए 50। अति दीर्घतम प्रवास, विशेष्य पद पूछा है तो प्रवास विशेषण पूछ लेता तो अति दीर्घतम। श्लाघा कथा विशेषण पदम, तो श्लाघा यहां विशेषण है और कथा विशेष्य है। सेमुसी पदस्य किमर्थम, सेमुसी पद का अर्थ पूछा है तो सेमुसी का अर्थ होता है बुद्धि। घड़ी को देखकर संस्कृतेन रिक्त स्थानम मंजूषा पदेन पूरयत, आपको घड़ी को देखना है, समय नीचे दिया गया है उसे भरना है। अब आप देखो घड़ी में कितना समय बजा हुआ है, 4 बजे हुए, तो 4 बजे पहला ही दे दिया, लेकिन ये हिंदी में दिया है। आप ध्यान रखें बच्चों, या संस्कृत में आपको उत्तर देना है, तो हो जाएगा चतुर्वादने पठति। अगला है देवः प्रातः खालिस्तान भ्रमति, तो आप घड़ी में देखें कितने बजे हैं, 5 बजे हैं, तो इसके लिए हो जाएगा 5 बजे, फिर संस्कृत की बजाय हिंदी में दिया है, वो नहीं लिखना। पंच वादने, पंचम वादने भी नहीं होता, पंचम का अर्थ होता है 5वां और पंच का अर्थ होता है 5, तो 5 बजे। पाठ में तो 5वां पाठ हो सकता है, पंचमः पाठः ऐसे होता है, लेकिन अगर समय देखेंगे तो पंचवादने, 5 बजे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने इस बोर्ड के वार्षिक परीक्षा के पत्र को सरल कर लिया है। इसी तरीके से हम 2024, 23, 22 सभी प्रश्न पत्रों को सरल करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं 2024 की वार्षिक परीक्षा के पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।